तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की सभी ताजा बड़ी खबरें। फटाफट एक एक कर विस्तार से आज आपको बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों वीडियो बनाने में हमें काफी मेहनत लगी है, तो वीडियो को दिल से लाइक कर दें। जी दोस्तों, पहली खबर में आपको बता दें कि भारतीय मुसलमानों पर हमले को लेकर मोदी पर सख्त हुआ अमेरिका। अमेरिका की उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने मुसलमानों को लेकर मोदी को लगाई फटकार, बढ़ गई भाजपा की मुश्किलें। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की सुप्रीम कोर्ट से बीजेपी को लगा बड़ा झटका। सुप्रीम कोर्ट ने आधिकारिक ईमेल से मोदी का फोटो हटाने के आदेश किए जारी। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की भाजपा सांसद संजीव बालियान के गांव में नहीं बचा एक भी मुस्लिम परिवार। मुजफ्फरनगर दंगों में उसी गांव के 20 लोगों को योगी ने किया है बरी। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की कृषि कानून को लेकर भाजपा को लगा बड़ा झटका। किसानों के समर्थन में उतरे बीजेपी सांसद वरुण गांधी, कहा किसानों के साथ हो रहा है अन्याय, मैं उठाऊंगा आवाज। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की सऊदी अरब की सरकार ने मदीना शरीफ में सिनेमा हॉल खोलने का किया ऐलान, तो उत्तर प्रदेश सहित भारत के मुसलमानों ने विरोध की दे दी चेतावनी। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान के हिंदुओं को बताया अपना, कहा तमाम मुसलमानों के विरोध के बाद भी हमने सभी को दी नागरिकता, लागू किया CAA कानून। तो सभी खबरों को आपको बताने वाले हैं दोस्तों, वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो अमेरिका की उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने मोदी को लगाई फटकार, कहा भारत में मुसलमानों पर हो रहे हैं हमले, भारत का लोकतंत्र खतरे में। जी दोस्तों आपको बता दें, ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों की प्रधानमंत्री मोदी से अमेरिका की उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने मुलाकात की। इस मुलाकात में उन्होंने भारत के लोकतंत्र को खतरे में बताया और मोदी अमित शाह को फटकार लगाई। दरअसल आपको बता दें कि अमेरिका की उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने कहा है कि दुनिया का लोकतंत्र खतरे में है, ये जरूरी है कि हम अपने अपने देशों में लोकतांत्रिक सिद्धांतों और संस्थाओं की रक्षा करें। इसी के साथ उन्होंने कहा है कि भारत में अल्पसंख्यक मुसलमानों पर हमले होते हैं और आए दिन ऐसी घटनाएं सामने आती है, इसलिए भारत का लोकतंत्र खतरे में है और मोदी सरकार इस पर कार्रवाई करे। दरअसल आपको बता दें कि पश्चिमी देशों में बीजेपी को हिंदू राष्ट्रवादी दल के रूप में देखा जाता है और मोटे तौर पर यह समझा जाता है कि यह दल और इसकी सरकार मुसलमानों के साथ भेदभाव भारत में करती है और मुसलमानों को निशाने पर लेती है। इसी को लेकर कमला हैरिस ने मोदी की क्लास अमेरिका में ले ली और मोदी को फटकार लगाई और कहा कि आपके देश का लोकतंत्र खतरे में है, वहां पर मुसलमानों पर हमले होते हैं, इसलिए अपने देश के लोकतंत्र को आप बचाएं और वहां पर लोगों की रक्षा करें। तो ये बड़ी अपडेट आ रही है, बड़ा झटका मोदी को अमेरिका में अमेरिका की उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने दिया है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो सुप्रीम कोर्ट से बीजेपी को लगा बड़ा झटका। सुप्रीम कोर्ट ने ईमेल से हटाया मोदी का फोटो। जी दोस्तों आपको बता दें, ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों की सुप्रीम कोर्ट से आज बीजेपी को बड़ा झटका लगा है। दरअसल आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के आधिकारिक ईमेल से प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीर आज हटाने के निर्देश दे दिए हैं, जिसके बाद भाजपा की मुश्किलें बढ़ गई हैं। दरअसल आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के आधिकारिक ईमेल में प्रधानमंत्री मोदी का फोटो है और इसके साथ एक नारा लिखा हुआ है, सबका साथ सबका विकास। वहीं आपको बता दें कि इस नारे और प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीर को हटाने के आज सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दे दिए और कहा कि यह किसी से गलती हुई है और गलती से सुप्रीम कोर्ट के आधिकारिक ईमेल पर प्रधानमंत्री मोदी का फोटो लग गया। अब प्रधानमंत्री मोदी के फोटो को हटाकर सुप्रीम कोर्ट की फोटो इस ईमेल पर लगा दी गई। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों की हर जगह मोदी अपनी फोटो लगाना चाहते हैं, चाहे वो कोरोना वैक्सीन का सर्टिफिकेट हो या फिर कुछ और। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो भाजपा सांसद संजीव बालियान के गांव में नहीं बचा एक भी मुस्लिम परिवार। मुजफ्फरनगर दंगों में उसी गांव के योगी ने 20 आरोपियों को किया बरी। जी दोस्तों आपको बता दें, ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि साल 2013 में उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में हिंदू मुस्लिम के दंगे हुए थे। इन्हीं दंगों में भाजपा सांसद संजीव बालियान के गाँव में लगभग 500 मुस्लिम परिवार रहते थे, लेकिन अब गनीमत यह हो गई कि भाजपा सांसद संजीव बालियान के गाँव में एक भी मुस्लिम परिवार नहीं बचा है, जो 2-4 मुस्लिम परिवार रह गए थे। तो मुजफ्फरनगर दंगों में उसी गांव के 20 आरोपियों को योगी सरकार ने अभी बीते महीने ही जो है बेइज्जत बरी कर दिया है। इसके बाद संजीव बालियान के गांव में जो 2-4 मुस्लिम परिवार रह रहे थे, उन्होंने भी अपने घर बेच दिए हैं और वह भी उत्तर प्रदेश के अन्य जिलों में रहने के लिए चले गए हैं। और वहीं आपको बता दें कि अब खबर सामने निकल कर आई दोस्तों की भाजपा सांसद संजीव बालियान के गाँव में एक भी मुस्लिम परिवार नहीं बचा है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों की किस तरह से उत्तर प्रदेश में मुसलमानों के साथ एक तरफा व्यवहार किया जा रहा है और उनके साथ अत्याचार किया जा रहा है, उनकी बातें भी नहीं सुनी जा रही हैं। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों, आपकी क्या राय है हमें कमेंट में इस खबर पे जरूर बताएं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो सऊदी अरब की सरकार ने मदीना शरीफ में सिनेमा हॉल खोलने का किया ऐलान, तो भड़के भारत के मुसलमान, दे दी प्रदर्शन की चेतावनी। जहां दोस्तों आपको बता दें कि सऊदी अरब की हुकूमत ने पैगंबर मोहम्मद साहब की कर्मस्थली पवित्र शहर मदीना शरीफ में सिनेमा हॉल खोलने का ऐलान कर दिया है और सिनेमा हॉल बनाया भी सऊदी अरब के मदीना शहर में जा रहा है। भाई आपको बता दें कि सिनेमा हॉल खोलने के फैसले पर अब भारत के मुसलमानों ने नाराजगी जताई है। मुसलमानों ने सऊदी अरब की सरकार को चेतावनी दी है कि अगर सऊदी अरब की सरकार ने फौरन सिनेमा घरों
भवनों के निर्माण की योजना पर रोक नहीं लगाई तो पूरी दुनिया के बरेलवी मुसलमान सऊदी अरब की हुकूमत के खिलाफ प्रदर्शन करेंगे। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि किस तरह से सऊदी अरब का शासक शैतान बनता जा रहा है और सऊदी अरब में किस तरह से जो है गैर मुस्लिम काम करवा रहा है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों, आपकी क्या राय हमें कमेंट में बताएं कि सऊदी अरब को मदीना शरीफ में सिनेमा हॉल खोलना चाहिए या फिर नहीं, हमें कमेंट में जरूर बताएं। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर तो किसानों के समर्थन में उतरे भाजपा सांसद वरुण गांधी। कहा 534 सांसदों में से किसी ने नहीं ली किसानों की सुधियां। दोस्तों आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों की कृषि कानून को लेकर भाजपा सांसद वरुण गांधी ने आज केंद्र की मोदी सरकार पर ही निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि मैं हमेशा से किसानों के साथ हूं और मैं किसानों के साथ हो रहे अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने को भी तैयार हूं, जिसके बाद मोदी सरकार की मुश्किलें बढ़ गई हैं। दरअसल आपको बता दें कि 3 दिवसीय दौरे पर अपने संसदीय क्षेत्र पीलीभीत पहुंचे और वहां पर लोगों को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि देश के 534 लोकसभा सांसदों में से मैं एक अकेला ही ऐसा व्यक्ति हूं जिसने आंदोलन में जाकर किसानों की बातचीत को सुना और किसानों का साथ दिया। उन्होंने कहा कि मैं किसानों के साथ खड़ा हूं और किसानों के साथ जो अन्याय हो रहा है उसके खिलाफ आवाज उठाने के लिए भी तैयार हूं, किसान मेरा साथ दें। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों की भाजपा के सांसद अब कृषि कानून का खुद ही विरोध करने लगे हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी संपत्ति की जारी 3 करोड़ के मालिक हैं मोदी। जी दोस्तों आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों की भारतीय प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी आज संपत्ति जारी की है। दरअसल आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी की कुल संपत्ति इस समय 3 करोड़ रुपए है। आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार पिछले साल उनकी संपत्ति 2.85 करोड़ रुपए थी, जिसमें इस साल 20 से 22 लाख रुपए की बढ़ोतरी हुई है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों की प्रधानमंत्री मोदी इस समय 3.7 करोड़ रुपए के मालिक हैं। इसी बीच तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान के हिंदू को योगी ने बताया अपना। कहा तमाम विरोध के बाद भी हमने दी सभी को नागरिकता। जी दोस्तों आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान के हिंदुओं को अपना बताया है और कहा है कि हमने तमाम विरोध के बाद भी नागरिकता संशोधन कानून लागू किया और यहां के हिंदुओं को नागरिकता दी। जब दोस्तों आपको बता दें कि एक जनसभा को गोरखपुर में संबोधित करते हुए योगी आदित्यनाथ ने कहा कि अफगानिस्तान, बांग्लादेश, पाकिस्तान से जो हिंदू और सिख प्रताड़ित तौर पर अपमानित थे, जिनको कोई देश अपना नहीं मानता था, मोदी जी ने उन्हें सबको अपना माना और कानून बनाकर उन सभी को भारतीय नागरिकता दी। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि दुनिया का हिंदू, सिख, बौद्ध और जैन कहां जाएगा? जब संकट आएगा तो उन्हें भारत की तरफ ही देखना होगा। भारत उन्हें आज दोनों हाथ फैलाकर अपना रहा है। जब कानून बना तो तमाम मुस्लिम लोगों ने इसका विरोध किया था, लेकिन हमने विरोध के बावजूद इस कानून को लागू किया और सभी को जो है नागरिकता दी। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों की योगी आदित्यनाथ चुनाव को आने के बाद किस तरह से बयान दे रहे हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो पंजाब के बाद अब राजस्थान में बदल सकती है कांग्रेस पार्टी अपना सीएम। सचिन पायलट ने राहुल से की मुलाकात। जी दोस्तों आपको बता दें कि पंजाब के बाद अब राजस्थान में भी कांग्रेस पार्टी अपना सीएम बदल सकती है और सचिन पायलट को राजस्थान की कमान दे सकती है। दरअसल आपको बता दें कि शुक्रवार को सचिन पायलट ने राहुल गांधी, प्रियंका गांधी से मुलाकात की है उनके आवास पर जाकर। इसके बाद खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि सचिन पायलट को राजस्थान का मुख्यमंत्री कांग्रेस पार्टी बना सकती है और अशोक गहलोत से मुख्यमंत्री पद ले सकती है। मैं आपको बता दें कि इससे पहले पंजाब में भी कांग्रेस पार्टी ने ऐसा ही किया है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो मौलाना कलीम सिद्दीकी के समर्थन में उतरे असदुद्दीन ओवैसी। कहा भारत में अपने धर्म का प्रचार करना नहीं है अपराध। जी दोस्तों आपको बता दें कि एआईएमएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी अब धर्मांतरण के आरोपी मौलाना कलीम सिद्दीकी के समर्थन में उतर आए हैं। उन्होंने कलीम का समर्थन करते हुए कहा कि अपने धर्म का प्रचार भारत में करना कोई अपराध नहीं है। इस मामले पर ओवैसी ने मौलाना के वकील से भी बात की है। ओवैसी ने इस मामले पर ट्वीट कर कहा है कि अपने धर्म की जानकारी देना किसी तरह का अपराध भारत में नहीं है। ओवैसी ने कहा है कि मौलाना कलीम साहब के वकील अबू बकर सब्बाक से बात की है। अनुच्छेद 25 आपके विश्वास का प्रचार करने के अधिकार की रक्षा करता है। अपने धर्म की जानकारी देना किसी भी तरह से अपराध उत्तर प्रदेश सहित पूरे भारत में नहीं है। उन्होंने कहा कि यूपी सरकार मीडिया ट्रायल कर रही है। उनके खिलाफ लगाई गई धाराएं आरोपों से मेल नहीं खाती हैं और गलत तरीके से उन्हें फंसा गया है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों। ये गंभीर आरोप असदुद्दीन ओवैसी ने बीजेपी पर लगाए हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो ओबीसी आरक्षण मुद्दे को लेकर शिवसेना ने केंद्र पर साधा निशाना। कहा हमें क्यों किया गया बदनाम। जी हां दोस्तों आपको बता दें कि केंद्र की मोदी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दिया है कि वह ओबीसी के जाति आधारित जनगणना नहीं कराएगी। जिस तरह से जनगणना होती है उस तरह से ही जनगणना कराएगी। मैं आपको बता दें कि ओबीसी जनगणना न कराने के फैसले को लेकर अब शिवसेना ने केंद्र की मोदी सरकार पर निशाना साधा है और कहा कि भाजपा सिर्फ हम लोगों को बदनाम करती है और खुद ओबीसी का भला नहीं चाहती है। शिवसेना ने कहा है कि अगर भाजपा जाति आधारित जनगणना कराती है
तो देश में ओबीसी वर्ग के लोगों को फायदा होगा और उन्हें नौकरी मिलेगी। लेकिन भाजपा ओबीसी वर्ग के लोगों को लाभ पहुंचाना नहीं चाहती है और इसीलिए भाजपा ने कोर्ट में हलफनामा देकर इनकार कर दिया कि वह ओबीसी आधारित जनगणना नहीं कराएगी। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो उत्तर प्रदेश में मुसलमानों को साधने के लिए मस्जिद वोट मांगेगी कांग्रेस पार्टी। जी दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि उत्तर प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव में मुसलमानों को अपने पाले में करने के लिए कांग्रेस पार्टी ने एक नई चाल चल दी है। दरअसल आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी ने उत्तर प्रदेश में मुस्लिम वोटों को अपने पक्ष में करने के लिए मस्जिद जाने का ऐलान कर दिया है। कांग्रेस पार्टी ने ऐलान किया है कि 15 अक्टूबर से मस्जिद कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता और नेता वोट मांगेंगे और मस्जिदों में जाकर 25 जो मुसलमानों के लिए हम वादे कर रहे हैं वह करेंगे। दरअसल आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी ने कहा है कि CAA और NRC में जो हिंसा भड़की थी और उस हिंसा में जो मुकदमे मुसलमानों पर दर्ज हुए थे उन मुकदमों को हम वापस लेंगे और गौकसी में जो निर्दोष मुसलमान लोग गिरफ्तार हैं उन्हें हम गिरफ्तारी से रिहा करवाएंगे और उन्हें मुआवजा देंगे। वहीं आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी ने उत्तर प्रदेश में मुसलमानों से कहा है कि मुजफ्फरनगर दंगों की हम न्यायिक जांच भी कराएंगे। तो ये बड़े वादे जो है कांग्रेस पार्टी ने उत्तर प्रदेश के मुसलमानों से किए हैं और 15 अक्टूबर के बाद मस्जिद वोट कांग्रेस पार्टी मांगेगी। MP ने यहां पर आकर